हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि यूपी बोर्ड की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों की चल रही होंगी। ये हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो 2023 और 24 में आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाला गया है। इसका सोल्यूशन किस तरीके से आएगा ये आपको मैं समझा रहा हूँ और उसका मैं पूरा सोल्यूशन कराऊँगा। और सोल्यूशन के प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको अन्य क्वेश्चन भी कराऊँगा जो उससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं। तो जितने भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो साथ में आपके सोल्यूशन के रहेंगे। आइए क्रम से शुरू करते हैं कि आपका पेपर आएगा कैसा। तो देखिए, जो 2023 का जो मॉडल पेपर ये यूपी बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ, उसकी वेबसाइट पर भेजा हुआ है। ये कोई मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको खूब अच्छे से मालूम होगा, आपके अध्यापकों ने बताया होगा, नहीं बताया तो आप जान जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो बच्चे मजबूरीवश एग्ज़ाम के समय ही पढ़ते हैं या उन्हें कम जानकारी है तो वो पूरी जानकारी ले सकें और जुटा सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो समय होगा वो कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको एग्ज़ाम का पेपर जो है उसको रीड करने के लिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो आप पहले एक बार अच्छे से उसको पढ़ लें और फिर साथ में जैसे जैसे एग्जाम सॉल्व करेंगे तो फिर आप अपना पेपर रीड करेंगे या पढ़ेंगे। तो और 70 नंबर का होगा, ये सब लोग जानते हैं। और 70 में से आपको 23 लाना रिटन में ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को धोखा हो जाता है कि मैं 3 यहाँ ले आऊँगा और 30 मुझे स्कूल से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। आपको 23 लेकर आने हैं 70 में, ध्यान रखिएगा। यदि आपके 23 नहीं आएंगे 23 नंबर, तो आप फिर हिंदी में या किसी भी विषय में आप फेल माने जाएंगे। तो इसमें कुछ निर्देश इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पहले लिख के आएंगे कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो इसमें आपको पढ़ने में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यही चीज़ तब भी लिखी होगी आपके प्रश्न पत्र में, तो आपका ये समय बचा देगा। 2 खंड आ और बा के रूप में होगा। अभी देखते हैं पेपर में। आपको एक बार मैं सरसरी नज़र से आपको पेपर ही दिखा देता हूँ। देखिए पेपर, आप ये खंड आ है आपका बहुविकल्पी प्रश्न का, ये बहुविकल्पी प्रश्न का खंड आ है। और उसके बाद फिर आपका खंड बा आ जाता है। खंड बा आपका दूसरी सीट में आपको मैं दिखाता हूँ। ये है आपकी दूसरी सीट, जो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न 20 हैं वो हैं आपके ये, ठीक है। इसी तरीके से आपका तीसरा वाला है, ये देखिए खंड बा आ गया आपका, ये आपका खंड बा है। तो निर्देश हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं पूरे, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपका प्रथम प्रश्न 2 खंड आ और बा में होगा। उसके बाद जो खंड आ होगा इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे आपके। और तीसरा निर्देश लिखा होगा कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित है, ये भी आप जानते हैं पहले से। OMR सीट का उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। हाँ, ये बात जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से गोले लिखे होंगे अगर, तो उन गोलों में आपको 2 में टिक नहीं करना। धोखे से भी ऐसे 2 हो गए तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, इसमें पूरा रिजेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको बस सिर्फ अपना जो आंसर है बस उस आंसर को पूरा आपको गोला कर देना है इस तरीके से। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है व्हाइटनर का यूज भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आपको प्रश्न पत्र में हर एक क्वेश्चन के आगे कितने नंबर का, कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न है वो आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ये आपके आवश्यक निर्देश थे। अब चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका क्या, कि बाबू गुलाब राय, कौन सा बाबू गुलाब राय जो हैं वो आपके कौन से, बाबू गुलाब राय, ये आपका गुलाब राय लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बाबू गुलाब राय जो ये किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। आप शुक्ल युग से संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए कि शुक्ल युग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, छायावादी युग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं, छायावादी युग भी हम लोग शुक्ल युग को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्ल युग को ही हम लोग छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है हमको, ये बात हम थोड़ा, मैं इसके लिए ज़रूर चाहूँगा कि जो है, दुखी हूँ इस बात के लिए मैं, कि जो है मैं सही से, मेरा पेन जो है आज चल नहीं रहा अच्छे से। तो ये बात आप तो समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। शुक्ल युग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो है शुक्लोत्तर युग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्लोत्तर गलत बोल दिया मैंने, शुक्लोत्तर नहीं, छायावादी युग, क्या बोलते हैं, छायावादी युग, ध्यान रखिएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है, दूसरे पर चर्चा करते हैं हम लोग। चिंतामणि किस विधा की रचना है, जो आपकी चिंतामणि है ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका निबंध है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका है, ये आपका प्रेमचंद्र जी का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल जी, प्रेमचंद नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनके शुक्ल युग ही जिनके नाम पे पड़ा हुआ है, वो शुक्ल जी का ही ये जो निबंध है, बहुत फेमस निबंध है उनका, चिंतामणि। विधा का मतलब होता है किस विधि से लिखा गया है, रचना है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है आपका, गबन किसकी रचना है, तो गबन आपकी जो है, एक है गोदान और एक गमन, ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचना है, ये ध्यान रखिए। दोनों उपन्यास हैं, क्या हैं, गमन और आपके जो है, गमन और मैंने एक आपको बताया गोदान, ये तो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत ही रोचक बात है, याद रखिएगा कि आपके सिलेबस में मात्र 3 युग हैं। एक है शुक्ल युग,
तो शुक्ल युग आपको तो कन्फर्म ही हो गया ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है शुक्लोत्तर युग। कौन सा है? शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर। और शुक्लोत्तर की कालावधि क्या है? शुक्लोत्तर अलग है, इसी को छायावादियोत्तर भी बोलते हैं, और शुक्ल युग को केवल छायावादी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कब से है? तो इसका 1938 से 1947 तक है, ध्यान रखिएगा, 1938 से 1947 तक। और आपको शुक्ल युग का पता चल गया 1919 से 1938, याद करना बड़ा आसान है, 1919 38, तो 1919 से 38 तक है ना। इसके बाद फिर नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये बड़ी फेमस रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, आप ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित ये है, और ये आपकी आत्मकथा है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हरिवंश राय बच्चन की काफ़ी हैं रचनाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, ध्यान रखना, ये भी उन्होंने ज़्यादातर आत्मकथाएं लिखी हैं जो आपके सिलेबस में है। नील का निर्माण फिर ठीक, ये आपकी उनकी आत्मकथाएं ही हैं, और ये तो आपकी हो ही गई, आपको बता ही दिया है ना। आत्मकथा नाम की भी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन ने ही लिखी हुई है, और ये आपकी जो नील का निर्माण फिर ये तो हो ही गया अभी, ठीक है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी फेमस है, काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, तो हो सकता है हरिवंश राय बच्चन से ही जुड़ी हुई दूसरी उनमें पेपरों में मॉडल पेपर जो 7-8 सेट आपके बनते हैं उनमें से किसी में पूछ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेपर में जो है अगला पेपर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन पिछले वाले पेज पे है, जरा देखते हैं क्या है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जो प्रिय प्रवास है वो आपकी, तो जो क्वेश्चन था पीछे प्री प्रवास, तो प्री प्रवास द्विवेदी युग की है, ध्यान रखिएगा, किस युग की है? द्विवेदी युग की है, ये द्विवेदी युग की एक रचना है। और द्विवेदी युग के आपको जो है कुछ रचनाकार बता देते हैं, जैसे आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रमेश राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास है ना, रत्नाकर जो हैं, रत्नाकर जी, तो ये जो हैं, और इसकी कालावधि, इन चारों की मैं आपको कालावधि जरूर लिखा दे रहा हूँ। तो वेदी युग, अच्छा देखिए, वो 5 प्रश्न थे पद्य से, गद्य से, सॉरी गद्य जिसमें आपको भाषा के रूप में लिखा जाता है, और जिसमें कविता के रूप में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पद्य या काव्य। तो ये काव्य के कवि, 5 क्वेश्चन आपके काव्य के शुरू हो जाएंगे। तो वो आपका कालखंड 3 जो आपके सिलेबस में है कि शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग, ठीक है, जो 1947 से आज तक चल रहा है, वही आपके 3 सिलेबस में है। तो इसी तरीके से आपके जो पद्य का यानी काव्य का है उसको बांटा गया है, तो हम उसकी जो चर्चा आपको बता दे रहे हैं। तो द्विवेदी युग 1992 तक रहा है। कब से रहा है? 1900 से लेकर 1992 तक का रहा है। 1900 से 1992, सन 1900 से 92, ठीक है। और भारतीय युग आपका कब रहा है? ये सबसे पहले रहा है, ये पुराना है, 1868, 1868 से 1990 तक, ध्यान रखिएगा, 1990 तक ये आपका कौन रहा है? ये आपका भारतीय युग रहा है। और प्रगतिवादी युग की बात कर लें तो प्रगतिवादी युग जो है छायावादी युग को ही कहा जाता है, नहीं, शुक्लोत्तर युग को कहा जाता है प्रगतिवादी, जो बाद में आया, छायावाद के बाद में आया उसको प्रगतिवाद कहते हैं। उसमें प्रगतिवाद उसकी विशेषता रही है रचनाओं की, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। तो भौतिकवाद ज़्यादा उसमें है, तो छायावादोत्तर युग को प्रगति युग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छायावादी, छायावादोत्तर, वादोत्तर। एक तो आपका ये मेरा पेन आज नहीं चल रहा है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। चलिए जो है मैं, ठीक है, इतना तो आपने मेरी बात सुन ही ली होगी। इसका मैं टाइम काल लिख देता हूँ, टाइम काल लिखने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। इसका है 1938 से आज तक, 1938 से आज तक, ठीक है, नाउ अभी तक। ये है आपका प्रगतिवादी और आपका छायावादोत्तर, एक ही बात है। और छायावादी जो है, छायावादी युग का है 1919 से आपका कब तक? 1938 तक, ध्यान रखिएगा इस बात को, 1919 से 1938 तक, जिसको गद्य में हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्ल युग बोलते हैं, और जबकि आपको इसमें काव्य में हम लोग इसको छायावादी युग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा जो ये प्री प्रवासी है वो किसकी है? हरिऔध जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचना है प्री प्रवास। और मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको मालूम है ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। अब देखिए मधुशाला, ये अभी हमने वहाँ पर चर्चा की थी, क्या लिखूँ क्या भूलूँ, वो गद्य के थे। अब जो क्या नाम है आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो उनकी इसमें आपकी क्या क्या है रचनाएँ? तो इसमें भी इनकी बहुत सारी हैं। तो जैसे एक मधुशाला, आपको तो इसमें पूछी ही गई है कि मधुशाला किसकी रचना है ना। तो इसी तरीके से जो बच्चन जी की हैं, तो संत रंगणी, मधुबाला, मधुशाला, निशा नियंत्रण, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, बंगाल का अकाल, प्रणय पत्रिका,
आकुल अंतर, हलाहल, चार खेम, 64 खूंटे, ठीक है, सूत की माला, त्रिभंगिमा, युगधारा, युगधारा तो नागार्जुन जी की है, ध्यान रखिएगा, वो नहीं, वो नहीं, त्रिभंगिमा जो है वो बच्चन जी की है। तो हरिवंश राय बच्चन की आपको मधुशाला, मधुकलश और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये 3 मधु से रिलेटेड इनकी हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है, भारत भारती, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, जहाँ तक मुझे याद है मैथिली शरण गुप्त की ही है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। और मैथिली शरण गुप्त जी की और भी अगर रचनाओं की हम लोग चर्चा करें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत भी लिखी है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी गई है, अभी 22-23 में, ध्यान रखिएगा, हैं। और जो है एक इनकी भारत भारती है, एक यशोधरा है, एक इन्हीं की क्या है, यशोधरा है, ध्यान रखिएगा, यशोधरा, यशोधरा है। और भी इनकी हैं फेमस जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, पंचवटी पूछी गई है इनकी कई बार आपसे 19-20 में, पंचवटी ध्यान रखिएगा, है ना। द्वापर भी इन्हीं की है मैथिली शरण गुप्त जी की। चंद्रहास, ये भी 2022 के एग्जाम में पूछी गई है, पंचवटी, चंद्रहास, द्वापर, भारत भारती, यशोधरा, साकेत, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की ही हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पिछले 3-4 सालों में खूब सारी पूछी गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक रहा। तो आधुनिक काल तो आप सीधी सी बात जानते हैं, आज तक तो होगा ही अब तक, है ना। आधुनिक काल जो है, तो आधुनिक काल कब से कब तक रहा, तो आधुनिक काल की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगर जो बांटा गया है, तो जो आधुनिक काल है, आधुनिक गद्य, तो 1868 से अब तक जितना है वो सारा क्या है, आधुनिक काल, ये आपका आधुनिक काल है 1843 से अब तक। तो 1868 से अब तक सही इसका उत्तर है, लेकिन आपके ऑप्शन में इस तरीके का दिया नहीं है, तो जो क्योंकि आपको एक जो बोर्ड एग्जाम की बुकों में दिया है, तो आप फिर 1843 से अब तक का ही इसमें टिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल, इसके और ऊपर की बात करें तो उसको रीतिकाल कहा जाता है, जो जिसमें ज़्यादातर आपके सूरदास, तुलसीदास, इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं, तो इनको हम लोग उसके सॉरी बात की हैं, पहले की नहीं है। रीतिकाल जिसमें जिस हिसाब का चलता चला रहा है, जो चिंतामणि वगैरह ये सब जो आपकी हुई हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की है, और उसके आगे पीछे की जो हुई हैं 100-150 साल पहले की, वो रीतिकाल में आ जाती हैं, उत्तर मध्यकाल को जिसको बोलते हैं। और जो आपका आधुनिक काल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो है 1868 से अब तक। और उसके बाद मतीराम किस युग के कवि थे, तो मतीराम जो है आपके, मतीराम जो हैं वो रीतिकाल के हैं, ध्यान रखिएगा। रीतिकाल जिसको उत्तर मध्यकाल बोलते हैं, ये 1643 से 1868 तक चला। 1643 से कब तक चला, 1643 से आपका 1868 तक चला है, 1868 तक चला है, ध्यान रखिएगा, 1868 तक का। तो रीतिकाल हैं इसी के जो है मतीराम आपके हैं। राजा राम करके एक इन्होंने रचना लिखी हुई है, और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रीतिकाल में मतीराम जी की, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। फूल मंजरी और ललित ललाम, ठीक है, मतीराम की ही हैं, जो एग्ज़ाम में भी पूछी गई हैं और ये पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 11 क्वेश्चन, अब देखिए अब आपके व्याकरण से शुरू हो गया, तो व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, देखिए ये बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 2 ही आपके सिलेबस में हैं और उनमें से एक आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है आपका, हास, ध्यान रखिएगा। और करुण रस का कौन सा है, शोक, ये किसका है, करुण का। आपके सिलेबस में यही 2 रस हैं, तो इसलिए आप दिमाग मत लगाइए, सिर्फ इन 2 की जानकारी याद रखिए, एग्जाम का टाइम है, कंफ्यूज मत होइए। और हास्य रस के एग्जाम्पल जो अगर आप याद रख सकते हैं, आपको याद होंगे, तो 2-4 याद रखिए, क्योंकि आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक जो है एग्जाम्पल दे दें और फिर पूछें इसमें कौन सा रस है। तो जैसे एक बहुत फेमस है, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है, शंकर जी की शादी का जो वर्णन है उस वो हो गया आपका। एक चंद्रमुखी करके एक है आपका एग्जाम्पल, वो पूरा शायद इस तरीके से है ना कुछ कि हुइयाँ सिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुल कंज तियारे, किन्हीं भली रघुनायक काजू करुणा करी कानन को पगुधारे। तो ये तो आधा है, इसके ऊपर का पूरा है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि ब्रंद सुखारे। फिर है हुइयाँ सिला सब चंद्रमुखी, तो ये आपका हास्य रस का है, फेमस है। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल में नहीं आएगा, जैसे हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये आपकी एक पंक्ति एक सूक्ति आ सकती है, तो बहुत बड़ा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब जैसे देखिए ये आ गया 12 नंबर पे कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, इसमें मनो नीलमण पर शैल पर आपत परियो प्रभात, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें आपको मैं पहचान करना बता देता हूँ। अगर जब भी मनो माना हूँ, जाना हूँ, जनो जानूँ, ऐसा जैसा ये आ जाए तो आपका कौन सा अलंकार होगा, हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये पहचानने का तरीका है, ठीक। और इसमें याद रखिएगा उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय वो होता है जिसकी हम लोग तुलना करते हैं, उपमेय,
उपमेय, ठीक है। और उपमान वो होता है जिससे तुलना करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, उपमान जिससे तुलना करते हैं। तो जो जब भी इनका भेद रहित एक दूसरे में संभावनाएं व्यक्त की जाएं तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये इसकी परिभाषा है। और इसका एग्जाम्पल सुहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। और भी उत्प्रेक्षा अलंकार के इस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पुलक प्रकट, बस जितना याद रखिएगा, मानो, मनहू, कैसी, जैसी, जनू, जनहू, है ना, ये अगर आते हैं तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाकी एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखिए। सबसे सरल वाला है यही सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात आपके लिए, या मोर मुकुट की चंद्रकन, है ना, इस तरीके का। और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक आपको एग्जाम में लिखना है, अगर आ गया रिटर्न में तो आप विकल्प में आया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस बार के बाद हम लोग करते हैं क्या कि इसमें तो क्लियर है उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अच्छा, दो सिलेबस में और हैं, एक उपमा और एक रूपक। तो इनकी पहचान क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो उपमा अलंकार है उसमें आपको जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित जब आरोप किया जाएगा तो रूपक अलंकार होगा। तो आपका कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। और जब संभावना किसी कारण से तुलना की जाए, ठीक है, रूप न एक जैसा बताया जाए, तुलना की जाए, जहाँ पे किसी वस्तु का क्या किया जाए? तुलना किया जाता है किसी समान गुण के आधार पे, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। और एक खासियत हमेशा याद रखिएगा, रूपक में तो आपका कोई भी शब्द नहीं जुड़ा होगा। जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्र और मुखी के बीच में कोई शब्द सा सी से नहीं जुड़ा है। जबकि आपके उपमा अलंकार में ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार में आपको सा सी ये शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम उपमा अलंकार का लें तो आपका जैसे हो जाएगा पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें जो है आपका सरिस सा सी से जिसमें आएगा सरिस शब्द आएगा, तो ये शब्द कुछ पहचान के हैं, ठीक है, कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, इससे सरल एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आपको हो सकता है यह युक्ति दे दी जाए और कहा जाए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा, जिसमें सा सी से लगा होगा, हरिपद कोमल कमल से, तो वो क्या है आपका ये, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपके फायदेमंद है। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। आप अगर विद्या है, क्वेश्चन बैंक है आपके पास, या बुक है, या कुछ नहीं है, मेरे वीडियो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रूला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? देखिए ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। डाउट इसलिए है क्योंकि आप ध्यान रखिएगा 4 पंक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे तो हम 4 पंक्ति होती हैं, ध्यान रखना 4 पंक्ति होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पंक्ति कितनी होती हैं? 4, लेकिन जो आपका चरण होते हैं वो 8 होते हैं। चरण कितने होते हैं? चरण की बात करें तो चरण 8 होते हैं। चरण कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कामा से जो अलग होती है लाइन, एक इधर एक इधर, उसको चरण कहते हैं हम लोग। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में किसका उपयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ, बड़ा आ। ध्यान रखिएगा उपसर्ग आप कुछ भी नहीं बोल देंगे। जब उपसर्ग उसी को कहा जाता है, आगे वाले हिस्से को हटा देने के बाद पीछे वाले का कोई सेंस होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, वो प्रयोग में आना चाहिए। जैसे आकर्षण, तो कर्षण का मतलब होता है, तो आ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। तो आप इसमें किस में जाएंगे? 5 में जाएंगे। ध्यान रखिएगा 5 प्रकार, यही तो आप पढ़ते हैं, यही आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वही आपको हिंदी में पढ़ने हैं। अगर इसके अतिरिक्त 6 भी होते भी हैं तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे 5 ही पता है, क्योंकि डीप नॉलेज में अगर अंदर कहीं हिंदी में जाएंगे तो हो सकता है किसी एक नया प्रकार का बना लिया जाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबस के हिसाब से 5 प्रकार होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला है 16 नंबर में, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो समास में भी आपको बिल्कुल सरल है। इसमें एक बार आप मेरा ही जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से रखिए, उस ट्रिक का यूज करके आप आंसर जरूर कर लेंगे। तो अब पीताम्बर में अगर हम बात करें तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, तो एक नए शब्द की तो रचना हो नहीं रही है, बताया जा रहा है पीला है जिसका अंबर, तो यहाँ पर बहुब्री होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? बहुब्री होगा। और सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कर्मधारय होगा। बहुब्री तब होता है जब पीला है जिसका अंबर, जैसे विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, तब जब पर्सनली थर्ड पर्सन का नाम भी अगर ब्रैकेट में उन्होंने दे रखा होता तो आपको बोलते हैं हम कौन सा? बहुब्री, ठीक है। बहुब्री नहीं होगा, कर्मधारय होगा। द्वंद्व में जानते हैं आप, द्वंद्व में हमेशा डैश या और का वो जो होता है लोप होता है। जैसे माता और पिता, तो माता पिता लिखा होता है डैश करके, तो वहाँ द्वंद्व होता है। और तत्पुरुष जो होते हैं वो 6-7 प्रकार के होते हैं, जिनमें अलग अलग कारक चिन्ह
के लिए, से, पर, ने, को, काकी, के, इनका लुप्त होता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। और दिग्गु जो समास होता है वो आपका कौन सा होता है, जिसमें आपकी संख्या लिखी होती है, जैसे त्रिभुवन, त्रिनेत्र, वो होता है आपका दिग्गु समास, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बस इतनी सी पहचान है। अगर इस तरीके से ऑप्शनल बने, क्योंकि व्याकरण अब आपके पेपर में अंदर कहीं नहीं आ रही है, आपके सिर्फ इसी में आएगी, तो पेपर बड़ा ही सिंपल और आसान है। आंसू का तत्सम बताइए, तो आंसू का तत्सम आप सब लोग जाते हैं कि आश्रु होता है, क्या होता है, आश्रु होता है कि नहीं होता है, तो आश्रु आप लिख देंगे, वेरी गुड है। आश्रु का, आंसू का क्या लिखेंगे, आश्रु लिखेंगे, है ना, बड़ा होता है आश्रु में, ध्यान रखिएगा आश्रु। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका ये 17 क्वेश्चन हो गए। 17 के बाद नेक्स्ट आपका चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन, कौन सा है, 19 नंबर, आश्रु, सॉरी हमने गलत बताया आपको, अश्रु में बड़ा नहीं होगा, होगा छोटा, ये देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मुझसे त्रुटि हो गई, अश्रु ही होगा, बड़ा नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा अश्रु होगा। और उसके बाद फिर कर्तव्य वाच्य में किसका प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है, जाहिर सी बात है कि नहीं, जो काम करता है उसकी प्रधानता होती है, इसीलिए हम कर्ता यूज ही करते हैं उसमें। और ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए, तो ताभ्या जो है आपका वो चौथु विभक्ति का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग के जो है तद के शब्द रूप के स्त्रीलिंग के रूप के हैं, जिसमें चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों एक जैसी ही होती हैं, लेकिन आपको इसमें पंचमी विभक्ति बोला नहीं है तो सिर्फ चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन आप लगाएंगे, ठीक है। रूप जरूर आप एक बार फेर लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 20वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। हम लोग जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, हम, तुम, वाह, वे, ये सब, इन सब शब्दों का इस्तेमाल जो हम करते हैं ये क्या होते हैं, ये सब सर्वनाम होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें मात्र आपके पास वाह ही एक ऐसा शब्द है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, मनुष्य हो नहीं सकता, बचपन हो नहीं सकता, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य भी क्या है, एक जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य है ना, सभी मनुष्यों का वर्णन कर रही है। और बचपन जो है, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा, इन्हें देखा नहीं जा सकता। और वाह क्या है आपका, वाह सर्वनाम है, वाह है। अब ये सर्वनाम क्यों बोला है, क्योंकि आपके संस्कृत में आपको सर्वनाम तद, युष्मद, मैं, हम, इनको पढ़ाया जाता है, तो याद रखिएगा मैं भी सर्वनाम ही है आपका, ठीक है, मैं, हम। तो ये आपके क्वेश्चन थे 20। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और पेपरों में क्या आएगा। तो ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया, इसके अतिरिक्त आप जब इन पैसेजों को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे देखिए आपका पैसेज आया है, इस पैसेज में वही 3 आपको काम करने हैं, एक संदर्भ लिखना हुआ है और संदर्भ के साथ साथ आपको इसमें क्या लिखना है, फिर उसके बाद जो रेखांकित भाग है उसकी व्याख्या करनी है, और फिर एक तीसरा प्रश्न होगा जो इसी से रिलेटेड होगा, जो इसके अंदर आपको भाषा लिखी होगी उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये या कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों को मित्रता, तो ये पहले ही समझ में आ गया कि ये मित्रता पाठ से। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में यही लिखा जाता है ये पैसेज किस पाठ से, तो इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी पुस्तक से है, और हिंदी के किस खंड काव्य से है, गद्य खंड काव्य से, क्योंकि गद्य है, ठीक। उसके बाद अब हमको पता चल गया कि मित्रता शब्द है तो मित्रता पाठ से उद्गत है कि नहीं। तो ये आपको गद्यांश के जो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित भाग का अंश, या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये क्या कभी कहना चाहता है, कभी ये कहना चाहता है कि वैसे पुराने ज़माने में एक तरह के समान व्यक्ति जो होते थे वो लोग मित्रता ज़्यादा करते थे, लेकिन आज की डेट में वो लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक स्वार्थी लोगों का ज़माना हो गया है। तो जो जिस व्यक्ति के पास चीज़ नहीं है तो वो किससे उसको मिलेगी, उस व्यक्ति से वो मित्रता करना ज़्यादा पसंद करता है। जो गुण उसके अंदर नहीं है तो दूसरे से पाने के लिए या दूसरे से प्रलोभन के लिए कि उससे उस चीज़ की पूर्ति हो जाएगी, तो वो उस व्यक्ति से जाके जल्दी दोस्ती करना चाहता है। आजकल की दोस्ती का ये असर हो गया है, देश में ये बदलाव हुआ है, ये इस भाग में वो लेखक जो है आपको समझाना चाहता है। और फिर तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए इसका साफ साफ यही जो मैंने आपको बताया, जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, जो गुण नहीं है उस गुण की दूसरे से पूर्ति करने के लिए लोग भिन्न लोगों के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं या आकर्षित हो जाते हैं। बस ये आपका जवाब हो जाएगा। इसके बाद है ना, ये आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट अगला अथवा है हे भगवान, ये आप इस तरीके से पैसेज है, इनको आप ढूंढिएगा, और मैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे मैं अगर सबको बताऊंगा। इसी तरीके से चरण कमल बंधव हरिराई, ठीक है। अब देखिए चरण कमल बंधव हरिराई में अगर अलंकार मैं बोलूँ, ठीक है, ये हाँ अलंकार, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। देखो चरण कमल, बीच में सासी से मनऊ जनऊ कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में भी आपके रूपक में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ही वर्णन है इसमें, कि जितने मैं उनकी चरणों की वंदना करता हूँ, चरण कमल वाले चरणों की, मुलायम
मुलायम चरणों की, जिनकी कृपा से जो पंगु गिर लांग है, जो है लंगड़ा व्यक्ति भी क्या नांग लांग जाता है, पर्वत लांग जाता है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे उसी की 3 लाइनें और हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरा सुना है गूंग पुनि बोले, बहिरा जो है वो सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत धराई, और जो रंक है वो कैसा है, जो भिखारी है, गरीब है, निर्धन है, वो अपने छत पे राजा की तरीके छत्र रख के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास के स्वामी जो हैं कितने करुणामय हैं, बार बार बंदों ती पाई, मैं उनकी जरूर वंदना बार बार करना चाहूँगा। इसमें भी आपको पता चल गया कि किसका ये है ना, सूरदास की सूरावली खंड से, आपकी हिंदी काव्य खंड से लिया गया है, अवतरित है ये। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है ना, वो तो लिख ही दिया है उसमें उन्होंने सूरदास। रेखांकित भाग की व्याख्या करनी है आपको, अर्थ मैंने बता ही दिया अभी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी जानकी जानी, ये आपका तुलसीदास द्वारा रचित उसके धनुष भंग का, ठीक है, आपका दिया गया है। नहीं, ये धनुष भंग का नहीं है, ये वन पथ पर का है, ध्यान रखिएगा। इसका शीर्षक क्या है पाठ का, वन पथ पर है। फिर उसके बाद संस्कृत का है, एक नगरी भारतीय संस्कृत है, तो आपका जाहिर सी बात है ये अनुवाद किसका है, संस्कृत भाषा में जो है भारतीय संस्कृत नामक पाठ से ही लिया गया, तो इसके संदर्भ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नीचे वाला भी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्लोक, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम। इनके सभी के अर्थ आपको मेरे चैनल पे डिटेल से बिल्कुल मिल जाएंगे, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर सब पढ़ा रखे हुए हैं, तो आप उनको डिटेल से प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक आपको खंडकाव्य पर आधारित एक जो है उत्तर दीजिए। तो आपके खंडकाव्य में अलग अलग जिले का, आप हम लोग यूपी से पढ़ रहे होंगे, तो आपके क्षेत्र का जो भी हो, अब जैसे मैं कानपुर नगर से हूँ, तो कानपुर नगर में जो है खंडकाव्य आपका कौन सा है, यहाँ पर ज्योति जवाहर है, तो मैं सजेशन दूंगा जो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक की बुक है उसमें जिले वाइज आपके खंडकाव्य लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर यूपी कानपुर का जो जिले हैं उसमें आपका जो है ज्योति जवाहर है, ये तो मुझे कन्फर्म है। बाकी मुझे अलग अलग जिलों का पता नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि कौन सा है, गलत आप ना करें, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवन परिचय आपको लिखना है, तो आप ये 3 जीवन परिचय जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन से, एक राजेंद्र प्रसाद पे, एक जयशंकर प्रसाद पे, एक आचार्य। आपको शुरू के 3 या 4 चैप्टर के अगर तैयार हैं तो आपके बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा जीवन परिचय भी लिखना है, उनकी मुख्य रचनाएं भी लिखनी है। 3 नंबर का आपको जीवन परिचय है और 2 नंबर की उनकी मुख्य रचनाएं हैं, ठीक। और इसके बाद इनकी जो रचनाएं होंगी वही घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में भी ऑप्शनल वाले में पूछी जाएंगी। इसके बाद कवियों में भी गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और सुमित्रानंदन पंत, ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर के जब अगर 3 दिए गए हैं तो आपके जो 7 सेट बनेंगे 7, तो उनमें से इनके ऑप्शन होने जरूर चाहिए। और एक आपको श्लोक संस्कृत का याद करके लिखना है, ठीक है, ये है, और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये पेपर है, तो इसको आप भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर भी सरल हैं। अगर आपने संस्कृत में एक बार पढ़ा होगा या याद किया होगा तो आप शायद इनके उत्तर लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना। संस्कृत मूल जो है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मूल कौन सा है, तो भाई मूल भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो भारत संस्कृत का मूल यही है कि यहाँ विद्या दी जाती है और विद्या ली जाती है। तो विद्यम ददाति और पठन पठान बोल सकते हो, या अध्ययन अध्यान, है ना, जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, गेहे गेहे हर घर में क्या किया जाता है, जो है विद्या की दिव्य ज्योति जलती है, ये यहाँ की परंपरा है। और इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्या, अगला जो आपका और क्वेश्चन है सरल सरल, उनको भी देख लेते हैं। पूर्व राजा का आसीत, तो पूर्व राजा ये आपका जो है किस चैप्टर से है, वाराणसी के बाद अलक्षेंद्र वाला जो है आपका सिकंदर वाला, तो उससे है आपका, है ना, तो उससे कर लीजिएगा। वीर केन पूछते, वीर वीरेण पूछते, है ना। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर का आपका एक चैप्टर है, तो चंद्रशेखर वाले से ही आपको दिया गया है। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त हैं, इसी के नाम से तो जाने जाते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए इनके। तो अब इससे मतलब ये है कि आपसे इन जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं, आप इन चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लें, इन्हीं चैप्टरों से संबंधित आपको प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। आपको निबंध जो है और एक लेखन, तो निबंध आप देख पा रहे होंगे कि निबंध में आपको पर्यावरण से संबंधित नियम जरूर, जो आपका निबंध जरूर आएगा। और आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनसंख्या लाभ हानि है, जनसंख्या पे वर्ड नहीं लिखना है, आपकी बुकों में जनसंख्या पे निबंध दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जनसंख्या से लाभ और हानि क्या है, इस विषय पर है। इसके क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूर ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। कोई भी एग्जाम टाइम आप जो पढ़ रहे हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और नारी सशक्तिकरण, जो नारी सशक्तिकरण पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस समय चल रहा है टॉपिक संसद भवन में, तो आप जानते ही हैं, तो उसकी चर्चा पर चर्चा चल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपके ये पूरा पेपर, और आपको एक पत्र लिखना है, तो पत्र किस पे लिखना है जरा इस पर भी देख लेते हैं।
आप मित्र को पत्र लिखना है अपनी रुचियों को बताने के लिए कि मुझे क्या क्या पसंद है, आप मित्र को अपने बता रहे हैं। और या फिर एक पत्र शिकायत के लिए लिख दीजिए। मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखना है जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, जिसमें आपके साथ टिकट चेक करने वाले ने गलत व्यवहार किया हो, इस बात की शिकायत आपको दर्ज करनी है। ठीक है, किसको आप करेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। आप जो भी आपका बुक है या एग्ज़ाम टाइम है उसमें आप पढ़िए और देखिए इसको, इस पूरे पेपर को आप हल ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इसको करने से आप ये मानकर चलिए कि आप 50% से ज़्यादा मार्क्स तो ले ही आएंगे हिंदी में, अगर आपने कुछ भी अभी साल भर तक नहीं पढ़ा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि 10th के बच्चों को कुछ हेल्प मिल